नमस्कार, मैं हूँ अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 6 की किताब में एक लाइन पढ़ाई जाती है सामाजिक विज्ञान कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से मतलब ये है कि इंसान को जानवरों से अलग यही चीज़ बनाती है कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के लिए करते क्या हैं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य तय करता है। हम हमारी जो नाम है, वो कैसे याद किया जाएगा इसको तय करता है। लेकिन धीरे-धीरे इंसान बदला, इंसानी फितरत बदली, आज सभी अपने आप में बिज़ी हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए करना छोड़िए, सोचने की भी फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसे में एक आदमी जो लगातार मेहनत कर रहा है, जो दिन रात लगा हुआ है सिर्फ एक वजह से कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उनका जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, जो धीरे धीरे समय के साथ धूमिल होता चला गया। आज हम याद करना भूल चुके हैं उनको। यदा मौका बनता है जब हम उन्हें याद भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रील बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। ऐसे में एक व्यक्ति जो इटावा में एक दूर से आया हुआ है और इटावा में खासकर वो बहुत काम करते हैं, तो इटावा के दत्तक पुत्र मान सकते हैं हम सभी के भाई। और मैं धीरे धीरे आप पढ़ते जब खुलेंगे आपको पता चलेगा कितना विराट व्यक्तित्व है। हमारे साथ हैं शाह आलम राणा जी। मैं स्वागत करता हूँ भैया जी, आपका। धन्यवाद आपका। आपसे मिलने का भी मन बहुत समय से था। नाम तो मैं क्या, इटावा के सभी लोग बहुत सुनते रहते हैं। इटावा क्या बल्कि आपके काम जो है पूरे देश भर में हम कह सकते हैं, बल्कि विदेशों में मुझे कुछ चीजें पता हैं। मैं धीमे धीमे आपसे पूछूंगा। तो शुरुआत इस समय आप जो दौड़ भाग में लगे हो, जो ये मौका जी, बना जिसमें से आपने थोड़ा समय हमें दिया है, जी। इस समय जो आप आंदोलन कर रहे हो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इस समय हम लोग जो है चंबल मिशन पे काम कर रहे हैं और पूरा अप्रैल का महीना और जून ये मई का महीना जो है उसमें बीत जाएगा। जी। और अप्रैल महीने में हम लोगों ने जो पूरा अभियान शुरू किया चंबल मिशन का, उसके तहत जो 1857 के क्रांतिवीर हैं, चाहे वो जीता चमार जी हैं जो बंसरी गांव के रहने वाले हैं, इटावा में जो 5 नदियों का संगम है उसके नज़दीक भरे रियासत के पास ही जो है बंसरी गांव है। तो 1857 के जो हमारे महानायक हैं, नायक हैं। जीता चमार जी, हम्म। अ, उनको फोकस करके उसके बाद जो है जंगली मंगली जो मेहतर बिरादरी के हैं, चकरनगर रियासत में जो राजगढ़ी है, अभी भी उनके वंशज जो है, जो मेन गेट है उसके 100 मीटर 150 मीटर के दायरे में अभी भी हैं। और जो 1857 के ये भी बड़े क्रांतिवीर हैं। और इसके अलावा मारून सिंह लोधी, तो मारून सिंह लोधी जो पाली धार एक गांव है, एकदम चंबल किनारे, चकरनगर से आगे जाएंगे दाहिने हाथ पे इधर से पड़ेगा, तो इनके पास भी अपनी पूरी स्वतंत्र सेना है। तो इन नायकों का हम लोग गांव गांव जाके इनकी गाथा बता रहे हैं। और 13 अप्रैल को हम लोगों ने सरकार को, डीएम के, इटावा डीएम के मार्फत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को एक जो है 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपी है कि इनको उचित सम्मान दिया जाए। तो सरकार के पास वो मांग पड़ी हुई है, सरकार कब तक उस पर मतलब उसका हल निकालती है, उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी काम सफल तब होता है जब व्यक्ति, समाज और सरकार मिलकर करती है। तो हमारा काम था कि जैसे हम व्यक्ति हैं, फिर हम लोग जो हमारी टीम है, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिन रात, तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पूरे जो है इटावा और आसपास के गाँव में उनकी गाथाएं बता रहे हैं। हमारे साथ मुरारी लाल जी हैं, तो वो 5 भाषाओं में इन क्रांतिकारियों की, अलग अलग क्रांतिकारियों की जो है गाथाएं वो जो है गा के सुनाते हैं। चंद्रोदय सिंह चौहान जी ये साथ में बैठे हुए हैं, तो ये उनकी गाथा जो दस्तावेजों के हवाले से है उसको बताते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिमांड है उसको लेके हम लोग कागज़ और कपड़े पे हस्ताक्षर लोगों से ले रहे हैं। कागज और कपड़े पर। अच्छा। तो अच्छा, बीहड़ी क्षेत्र है ये पूरा जो है, और लंबे समय तक बहुत उपेक्षित रहा पूरा क्षेत्र। वहाँ भी शिक्षा की उस तरीके की किरण नहीं पहुँची है। जो लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, नौजवान पीढ़ी जो है पलायन करके वो शहरों की तरफ चली गई है। तो उनसे कागज़ पे हस्ताक्षर लेना और कपड़े पर हस्ताक्षर लेना, जब तक आप उनको अपनी पूरी बात नहीं बता पाएंगे, जब तक उनको पूरी यकीन नहीं हो जाएगा, तो लोगों को ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन पे ही स्मारक बन जाए। तो हम लोगों को जो 12 सूत्री उसमें प्रमुख मांगे हैं, उसमें जो 1857 के जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनका एक शौर्य स्मारक बने। इसलिए ये क्रांतिवीर आम क्रांतिवीर नहीं है, ये
मैं एक तरीके से के बारे में आपसे एक एक करके पूछूंगा। जी अभी जो आपकी मांगे हैं ना जी कि इन महानायकों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जी जाए, बिल्कुल सही बात है। कई लोगों को नहीं पता, अधिकतर जी लोगों को नहीं पता। जी और महानायकों के नाम पर सड़क, संस्थान और अस्पताल और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएं। जी और एक चंबल गाथा शौर्य की धरती पर डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक प्रकाशित हो, जी है ना। और जो ये हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, ये सिर्फ इतिहास नहीं, इस तरीके के वीरों के सम्मान और उनके नाम का स्मरण हो, तो ये चीजें करें। उससे पहले थोड़ी सी ये जानना चाहेंगे। इसमें एक और मांग है कि पूरा चंबल अंचल में हाँ कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो वो डिमांड में वो भी राष्ट्रपति के पास जा रहा है जी। और उस पर कई हजार लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं कि ये जो चंबल। आप कपड़ा जैसे हस्ताक्षर करा रहे हो, जी तो इस पे कितने हस्ताक्षर लेने का आपका संकल्प है? हम लोगों का ये संकल्प है कि 1 लाख प्लस हस्ताक्षर हो जाएंगे। अच्छा, तो जो कागज है वो तो सरकार के पास बंडल बना के जाएगा, ठीक है। उसमें किन किन के नाम है तो दिखेगा नहीं, इसी के हाँ लोगों के नाम नंबर हस्ताक्षर हैं। हाँ, पन्ने पलटने पे वो हाँ दिखेगा पन्ने पर नहीं वो एक साथ। बहुत समय लगेगा, बिल्कुल। लेकिन दुनिया ये देख सके कि जो है 1 लाख के से अधिक हस्ताक्षर लोगों ने, बिहार में जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं, आम लोग हैं, पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो हम लोगों पे काम पे इतना यकीन कर रहे हैं, हम्म, तो वो कपड़े जो है सिलते हुए जाएंगे। तो एक साथ सरकार के सामने जो है जितने भी होंगे पूरा बंडल वो खुलेगा, पूरी दुनिया देख सके कि जो है चंबल के लोग अपने क्रांतिवीरों के लिए सम्मान चाहते हैं। उसके अलावा चंबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी हम स्थापना हो। स्थापना हो, और इस पूरे रीजन में हम्म, अभी भी जो है डकैती एक्ट लागू है। जैसे पूरा देश जो है आईपीसी से मतलब भारतीय दंड संहिता जो है जो बनी 1860 में, अब तो न्याय संहिता हो गई, उससे चल रहा है। जी। लेकिन पूरा ये चंबल का जो पूरा इलाका है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान का, यहाँ अभी भी जो है एक एंटी डकैती कानून लागू है, जिसमें पुलिस को बहुत सारे जो है पावर हैं और उसके लिए पूरा बाकायदा बजट जारी होता है। उसके अलावा अलग से कोर्ट हैं, और अभी भी आप आरटीआई लगाएंगे जो है, चाहे मध्य प्रदेश में जब पान सिंह तोमर का इनकाउंटर हुआ है 1 अक्टूबर 1981 को, उसके 6वें दिन वो कानून लागू हुआ 81 में, और उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश में वही कानून जो है यहाँ तक, मतलब इटावा से लेके मैनपुरी तक वो कानून लागू है 83 में, और 86 में वही कानून रिपीट होता है राजस्थान में। और आप उस पीरियड में देखेंगे जब ब्रिटिश पीरियड है, तो एक कानून ब्रिटिश पीरियड ने बहुत कठोर कानून लेके आए हैं, ठगी एंड डकैती एक्ट 1836। उसी से उन्होंने इस इलाके में जो ये अभी कानून है अभी कानून लागू है। और तो ये हमारा तो डकैत तो लगभग खत्म हो गए सब। तो हमारा यही कहना है कि चंबल में आध्यात्मिक केंद्र बहुत सारे हैं, जो मतलब आध्यात्मिक टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है चंबल जो है। हाँ। जैसे 5 नदियों का संगम है जो है, तो वो बहुत विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो फोर्ट उतना नहीं देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं नेचुरल साइड। घड़ियाल हमारे पास है, जो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ये कहता है कि 80% घड़ियाल चंबल नदी में हैं। कछुए हैं, बहुत सारे जलचर नपचर जो है अलग अलग सर्दियों में आते हैं, तो लोग उसको देखना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि चंबल में कोई लिस्टेड गैंग नहीं है। जगजीवन परिहार, जहाँ हमारा चौरेला गांव में जो हमारा चंबल संग्रहालय है, उसी गांव के जगजीवन परिहार गैंग की अगस्त 2007 में इनकाउंटर में पूरा गैंग खत्म हो जाता है। तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई सूचीबद्ध गिरोह नहीं है, लेकिन सरकार उसके लिए पूरा बजट जारी करती है। बजट जारी हो रहा है लगातार अभी हाँ भी। हाँ हाँ। तो वो पैसा जा कहाँ रहा होगा? अब उसका पैसा वही बताएंगे कहाँ जा रहा है। मुखबिर का पूरा बजट जारी हो रहा है, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जो पीड़ित थे, जो डकैती एक्ट में जो फंसा दिया गया है। और इस केस में ये होता है कि एक छोटी सी चीज के लिए भी पुलिस को पावर है कि डकैती एक्ट उसमें कुछ दिखाना भी नहीं कि असलहे बरामद और सारी चीजें। अच्छा। और उसमें 2 साल 2.5 साल तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। अच्छा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी जानकारी में, मैं इस पे लंबे समय से अभी तक कोई रिपोर्ट भी उस पे नहीं थी, किसी ने काम भी नहीं किया। सिर्फ 13 दिन में एक जमानत सिर्फ हुई है, वो भी जो है एबीपी से जुड़े हुए ग्वालियर के 2 लोग हैं। इसलिए जमानत मिल गई कि उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री ने स्पेशल जो है मतलब लेटर लिखे हैं और पूरी पैरवी की है, तब जाके उनको जमानत मिली है। नहीं तो किसी केस में 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, और उसमें जो है लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं। एक आदमी का, जैसे मध्य प्रदेश में एक बीड़ी चलती है, शंकर बीड़ी। शंकर बीड़ी। शंकर। हाँ। तो शंकर बीड़ी का एक बंडल और माचिस में जो है एक गुर्जर समाज का नौजवान है,
तो उसका 2 ट्रक बिक गया, उसकी 1.5 बीघा की ज़मीनें बिक गईं। और जब मैं पहुंचा तो वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन फिर हमको पुलिस उस केस में फंसा देगी तो हम क्या करेंगे। नहीं, तो पूरी बात जैसे आपने कहा, एक बीड़ी के बंडल और माचिस में सब बिक गया, क्या? जैसे पुलिस ने ये दिखाया कि ये गैंग को जो है हमने 16-17 पुलिस वालों ने उनके घर से गिरफ्तारी की, ठीक है। और दिखाया कि ये जो है बीड़ी का बंडल जो है हाँ। उस आदमी का घर ग्वालियर से 35 मिनट दूर बीहड़ में है। ठीक है। और आप बीहड़ में कहीं भी जाएंगे तो अक्सर जो है हाँ, लोगों के पास जो है बीड़ी के बंडल या बिल्कुल। नशा भी बहुत है बीहड़ में, हाँ। तो वो तो आम चीज है जो है। तो उसकी जो बरामदगी दिखाई गई है उसमें शंकर बीड़ी और माचिस की ये जो है गैंग को ले जा देने के लिए हमने इस पहाड़ी जो वो खाई है यहाँ से जो इनको गिरफ्तार किया रंगे हाथ। और उसी के साथ एक गिरफ्तारी हुई है जिसके पास 2 किलो के लगभग आटा है और अरहर की दाल है, वो दिखाया है कि ये लोग गैंग को लेके जा रहे थे देने के लिए। तो हमने इनको मौके से बरामद किया है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई भी सूचीबद्ध गिरोह नहीं है, और एक तरफ पुलिस को ये पावर है, तो हमने बहुत सारे जो है जो मुकदमे हैं, जो लोग निर्दोष बाद में छूटे हैं, ऐसे लोगों को लेके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक पूरा जो है उसको सबमिट किया है। और प्रधानमंत्री से ये कहा था कि जैसे 81 में कोई कानून आया तो कोई दवा है तब जरूरी रही होगी, जब बागी रहे होंगे, डकैत रहे होंगे, उनको शिकंजा कसने के लिए उनके रिश्तेदारों या जो भी उनके संपर्क में लोग रहे होंगे, लेकिन कोई दवा अभी तक दी जा रही है जब उसकी जरूरत है कि नहीं है। तो कम से कम उस केस की, अगर देश के नागरिक हैं, इस इलाके के लोग भी नागरिक हैं, तो फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, कम से कम उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। तो हमारे पास ये सूचना आई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उस पर समीक्षा मांगी है। अच्छा, कब की बात है ये? ये 6 महीने हो गए हैं, और इंडिया टुडे ने जो है उस पर एक विशेष कवर स्टोरी भी छापी है अक्टूबर 2025 में। अच्छा जी जी, 5 पेज की। ठीक। थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बताइए, कहाँ से हैं आप? क्योंकि मुझे तो पता है, कई लोग हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। मैं बस्ती जो जनपद है अयोध्या के नज़दीक, हाँ। बस्ती जनपद मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर एक गांव है पूरा पिरई, अच्छा। महुआ डाबर के बगल जो है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कब तक शिक्षा वगैरह, जैसे शिक्षा कहाँ तक की और कब से इस मिशन में लगे? मैंने 12वीं वहाँ से करने के बाद फिर 99 में मैं अयोध्या चला आया। इससे दिलचस्पी थी मेरी जो है पारिवारिक फ्रीडम मूवमेंट में से जुड़ाव रहा है परिवार का। ठीक है। तो मैं अयोध्या चला आया राम जानकी मंदिर में, वहाँ रह के पढ़ाई करने के बहाने। तभी से मैं इन सब चीज़ों में लगातार काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये जैसे 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी जो आप काम कर रहे हैं ना जी, तो इनके प्रति प्रति रुचि कैसे बढ़ी, या क्या माहौल ऐसा, कब ये जो ट्रिगर पॉइंट होता ना कि एकदम से आपने सोचा कि अब लगभग पूरा जीवन इसी में खपा देंगे, तो ये मोमेंट कौन सा था? जब मैं अयोध्या आया तो अयोध्या फैजाबाद जो जुड़वा शहर है, अब तो बिल्कुल है। मतलब विस्तार हो गया है इन 26 सालों में, और दोनों जुड़ गए हैं। तो फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां साहब को, जो काकोरी केस के हीरो हैं, उनको फांसी दी गई थी। तो वहाँ मैं जब देखने आया तो मैं दिलचस्पी जगी कि अशफाकुल्ला खां साहब को भी पढ़ूँ। इसी परिवार से महुआ डाबर एक्शन का जो रिश्ता रहा है, तो अशफाकुल्ला खां साहब को पढ़ा। उसके बाद जो है उनके जो सेना नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी जी। उनको पढ़ा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जो फांसी के 2 दिन पहले वो पूरी कंप्लीट हुई है, 3 किस्तों में बाहर निकली है, दत्त प्रसाद द्विवेदी और शिव वर्मा के मार्फत। तो बाद में वो 1928 में छपी है, तो जब्त हो गई है। तो उसमें आप पहला उसका जो है जो आत्मकथा है, उसका पहला जो पैरा पढ़ेंगे तो उसमें चंबल के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा। और उसी में उन्होंने गेंदालाल दीक्षित जी के बारे में लिखा है। यहाँ से इटावा के लिए आपको हाँ, रुचि बढ़ी? तो मैं औरैया आया पहले, जो इसी की गेंदालाल दीक्षित जी औरैया के डीवी कॉलेज के उस दौर के मास्टर थे जी। तो मैं औरैया से फिर इटावा, फिर धीरे धीरे बीहड़ की तरफ। ये 2004 के दौरान की बातचीत है, फिर आना जाना स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा। जब इटावा की बात आती है तो एक जो 1857 की क्रांति सबसे पहले दिमाग में आती जी, है ना? तो उसको लेकर थोड़ा सा उस समय का इतिहास आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे 1857 की क्रांति में ये वो ह्यूम यहाँ जी, के वो थे, है ना? और कहते हैं उसको एक यहाँ से भागे थे, जी। इटावा से एओ ह्यूम को भागना पड़ा था बेस बदल के, है ना? वो उस समय का थोड़ा सा पीरियड बताइए विस्तार से थोड़ा। और
दरअसल जो है अंग्रेजों को जब दिया गया जो है इलाका, मतलब मजबूरी में अंग्रेजों को देना पड़ा जो है जगह जो है, तो सबसे पहले उनको ये चकर नगर बेल्ट जो है वो दिया गया, इसी की यहाँ सबके पास बंदूकें थी और लोग उग्र थे। तो ये था कि अंग्रेजों की अभी अदालत नहीं है, निजामत अदालत जो मुगलों की वो चल रही है, इनके पास अपनी सेना नहीं है, तो ये कुछ दिन बाद जो है छोड़ के चले जाएंगे। जैसे किसी को अगर जमीन बेचनी होती है तो आदमी जो दूर की जमीन होती है या खराब जमीन होती है मजबूरी में वही बेचता है। और उसी समय इटावा जिला बनने की प्रक्रिया में है। 1857 से थोड़े से पहले मैं आपको ले चलता हूँ जी। तो 1903 में एक सिरजी संधि होती है, तो इटावा का कुछ हिस्सा और ग्वालियर रियासत का कुछ हिस्सा, इससे ग्वालियर जो है भरे तक पहले रियासत थी, भरे, हाँ भरे रियासत तक का पार्ट जो है ग्वालियर के अधीन था। अच्छा, उस दौर में पहले जो है तो सिरजी संधि 1903 में होती 1803 में होती है। उसके बाद यहाँ का इटावा का जो कलेक्टर है और अपने सेना नायक को लेकर जो है वो लगान वसूल करने के लिए जाता है। तो सिंडोस के पास जो है एक लालजू कुशवाहा है, तो लालजू कुशवाहा सबके सामने उस सेना नायक जिसका मोनसन नाम हो उसका वध कर देते हैं। अच्छा, गोली मार देते हैं, तत्काल सामने गोली मार देते हैं। और जो लोग बीहड़ से वाकिफ उन्हें मालूम है कि अगर 2 मिनट आदमी को नहीं पकड़ पाए तो वहाँ के स्थानीय आदमी को आप पकड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ, बीहड़ का प्रैक्टिस है उससे। तो वो फरार हो जाते हैं। फिर बाद में वो सनावई वहीं सटा हुआ एक गांव है, वो उसके पास से वो उनके बेटे मुखबिर की सूचना पे पकड़े जाते हैं। फिर उनको बाद में फांसी दी जाती है और हम लोग उनको चंबल का आदि विद्रोही कहते हैं और उनके नाम पे कार्यक्रम करते रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ से ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद 1857 में से पहले जो 1857 का इटावा का बहुत बड़ा योगदान है और डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको देख सकते हैं जी। और 56 में ह्यूम यहाँ पे हैं और 1857 होता है। तो 1857 में उन्होंने इतने क्रांतिकारियों का दमन किया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपने अनंतराम देखा होगा जो है आगे औरैया इटावा के बीच में वो टोल के लिए, टोल के पास, वहाँ करीब 150 जो 1857 में क्रांतिकारियों की शहादत होती है, ये ह्यूम ने मरवा दिया। हाँ। अच्छा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों के जो शव हैं उनको उनके साथ ही खींच के लेके चले जाते हैं। अच्छा। इसी की मतलब बाद में पता चलेगा किस परिवार के हैं तो परिवार पे ये लोग जो है जुल्म ढाएंगे। अच्छा। तो इस तरीके के बहुत सारे गांव के लोग लड़ रहे हैं और अपना जो है बलिदान दे रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ उठना खड़ा हुआ हो। इसी की पूरा चकर नगर रियासत जो है, जो वहाँ के राजा कुशल सिंह चौहान और राजा निजन सिंह चौहान और जो भरे रियासत है उसके जो दीवान है उस समय इसी आवेश राजा है और रानी चंदेल उसको लीड कर रही हैं। वहाँ की आपस का बहुत विवाद रहता है, उत्तराधिकार का जो मामला है। तो जो दीवान हैं और उनके सगे चाचा हैं जो आवेश राजा हैं, रूप सिंह सेंगर, तो इन लोगों ने बहुत ही शानदार लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ह्यूम को यहाँ से जो है भागना पड़ा है। अच्छा, ह्यूम के बारे में जैसे इटावा में कहते हैं काम भी बहुत किया जी, है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि होमगन जो है वो ह्यूम के ही नाम पे था जी ना, वैसा और क्या क्या इस समय था? और एक तो महत्वपूर्ण ये है कि ह्यूम ने एक और काम किया। हाँ। जैसे 1857 से पहले हाँ। एक पूरा जो भारत में क्या कानून होगा, अंग्रेज धीरे धीरे चीजों को सिकंजा कस रहे हैं। हाँ। तो 1860 में जो आईपीसी बनती है, हाँ। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है, और उर्दू में उसको कहते हैं ताजीराते हिंद, और फिल्मों में उसका नाम आता है ताजीराते हिंद दफा इतने। हाँ हाँ, वो किताब भी यही जो है पूरा उसका अनुवाद होता है। तो अच्छा। लक्ष्मण सिंह जो डिप्टी कलेक्टर हैं, हाँ। वो प्रतापनगर रियासत के राजा बाद में बनते हैं। हाँ। और आगरा विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ। बरेली के पास कहीं तहसीलदार रहते हैं, तो उनको ह्यूम अपने साथ अटैच करते हैं कि अपनी एक रक्षक सेना और अपने लोगों को ये काम करेंगे। तो उन्होंने उसका अनुवाद किया है और उसकी पहली कॉपी 300 कॉपियां इटावा से प्रकाशित हुई हैं। और जो इटावा से ही प्रिंट की, हाँ, इटावा से प्रिंट हुई और पूरे देश में उसको भेजी गई है। तो भारतीय दंड संहिता को प्रचार प्रसार और भाषाओं में वो इटावा से गया है। और एक चीज ये भी है कि ये ड्राफ्ट पहले बन गया है, लेकिन 1857 से 60 आते आते बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं और ऐसी धाराएं उसमें बहुत सारी जोड़ी गई हैं। तो फाइनल 1860 का जो है अभी तक हम लोग उसको देखते रहे हैं, न्याय संहिता होने से पहले। और ह्यूम ने एक काम और बहुत महत्वपूर्ण किया है जी। जैसे आधार कार्ड तो अब आ गया कि आपको फिंगर और सारी चीज़ों का, हाँ। तो ह्यूम ने किया कि इस इलाके में जितनी लोगों के पास बंदूकें हैं, सबके पास बंदूकें, उसका कोई
लेखा जोखा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं है। और जब सबके पास बंदूकें होंगी तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ के लोग जो है बात बात पे जो है बंदूकें निकाल लेते हाँ हैं। मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हाँ, हैं। तो ह्यूम ने किया है कि सबके पास जिनके पास बंदूकें हैं वो सब निरस्त हो गई हैं, अवैध घोषित किया है और लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है। तो अच्छा, लाइसेंस उसी को दिया जाएगा जिसका कैरेक्टर सही होगा, आज भी होता है। आज वही चल रहा है। हाँ, और जो प्रशासन या सरकार के जो नजदीक होगा, अच्छा, तो अच्छा, ह्यूम ने उसमें जो है लाइसेंस उनको दिया जाएगा, उनका दसों उंगलियों के निशान लिए जाएंगे अच्छा। और चेहरे पे या जिस पे कोई ऐसा होता है जैसे पासपोर्ट बनता है तो निशान बताना पड़ता है हाँ, कि मान लेते हैं कि आपने कोई क्राइम किया और बाद में आपने भेष बदल दिया जो है, हाँ। तो वो ह्यूम वो जो ने किया। कटे का निशान हाँ हाँ, या फिर तिल, है ना, जी ये जी जी सारी जी चीजें। जी तो जो जितने भी उस समय बंदूकें थी सबके पास, जी। तो वो जमा करा ली गई सबकी। हाँ, मतलब वो अवैध घोषित है तो लोग बताएंगे नहीं जिनके पास लाइसेंस होगा, तो इस दिशा में भी ह्यूम ने अच्छा, जो शिकंजा कसा बंदूकों असला का लाइसेंस बनता है, है। जी जी उसकी शुरुआत ह्यूम ने की, जी जी। है ना। और इटावा की कुछ बिल्डिंगें जैसे। और जैसे गेदालाल दीक्षित में काम कर रहा तो सनातन धर्म इंटर कॉलेज पहले ह्यूम कॉलेज था जो ये है। एसडी इंटर कॉलेज। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये एक जैसे ये किताब भी रखी है जी। आपके साथ ही, तो मैंने इसको रखा, है ना। इस किताब को ये कहाँ से आई आपके पास, या मतलब कहाँ से आपने प्राप्त की? और दरअसल जो है ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इसको छापी है 2004 में। अच्छा, तो इसमें 1857 के बहुत सारे क्रांतिवीरों के जिक्र हैं, उनके अच्छा, मुकदमे के फाइल नंबर और उनका थोड़ा थोड़ा सा जो है सारांश है। अच्छा। जैसे इटावा क्रिमिनल रिकॉर्ड और गदर का बस्ता जो अलग अलग आर्काइव में रखे हुए हैं, हाँ, इसे 1857 का करीब 170 साल होने जा रहे हैं। हाँ। तो उन फाइलों को आप देखेंगे छुएंगे तो टूट जाएंगे। तो वहां अच्छा, से लेके ये किताब जो है तैयार हुई है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जो अभी आपने कुछ नाम लिए थे, जैसे जीता चमार, जंगली मंगली मेहतर, मारून सिंह लोधी, थोड़ा-सा एक-एक करके लेते हैं। जीता चमार के बारे में थोड़ा-सा बताइए। और इटावा में जो है 5 नदियों का संगम है जहाँ चंबल, पशनदा। हाँ पचंदा, चंबल, यमुना, सिंध पहुंच और कुंवारी नदियाँ हुँ, मिलती हैं। हुँ, और वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है बिल्कुल। और अभी भी है। अब तो खैर सड़कें बन गई हैं, नदियों पे पुल बन गए हैं। हुँ, आप कल्पना करिए कि 170 साल पहले कैसे रहा होगा। हाँ, तो वो जो है एक तरीके से प्राकृतिक ढाल है क्रांतिकारियों के। जैसे दो चीजें बनाई गई, तलवार बनाई गई, ढाल बनाई गई कि हाँ, आपको वार भी करना, आपको बचना भी बचना है। भी है। तो अगर मैदानी इलाका है तो अगर आप वार कर रहे हैं तो बचेंगे कैसे? लेकिन बीहड़ में तो प्रकृति को अपने आप जो मिट्टी के भरखे हैं वो आपके लिए ढाल बन जा रहे हैं। हुँ, खास करके यहाँ के लोगों को जिनकी उसकी जो है हर दिन का उससे प्रैक्टिस है। वास्ता है। हाँ, तो जब 31 मई 1857 को जब ऐलान होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, तो उसी दिन से मतलब जो है बड़े पैमाने पे जो है अंग्रेजों ने हुँ, क्रांतिकारियों को सफाया किया है। ठीक है। तो जीता चमार जी जो है वो बंसरी गांव है, पचंदा के नज़दीक बंसरी गांव है, भरे हुँ, रियासत के अधीन। हुँ, वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो पूरा गांव ही क्रांतिकारी है। अच्छा, और पहले जिस केस में जीता चमार का नाम आता है, बाद में कई बार नाम आया है, हुँ, उस केस में कई लोगों को जैसे दुर्जन सिंह परिहार है, कस्तूरी सिंह हैं, हुँ, शिवबख्श सिंह हैं, हुँ, तो इन लोगों को 5 से 8 साल की काला पानी की सजा हुई है। काला पानी। काला पानी की। अच्छा, और जीता चमार पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हुँ, अंग्रेज सरकार ये चाहती है कि ये हथियार डाल दें तो जो भी कोई शर्त नहीं होगी, इन्होंने जो पहले अपराध किए हैं अच्छा, ठीक है माफ़ी दे देंगे। हुँ, इसके अलावा जो है इनको जितनी भी ज़मीनें चाहिए और पैसे का, वो तो कैश में पैसे भी देते रहे पुरस्कार का। हाँ, लेकिन ये आखिरी समय तक लड़ते हैं और इस सरेंडर नहीं किया। हाँ सरेंडर नहीं किया है। ठीक है। तो उन पर मतलब हम लोग अभियान चला रहे हैं। जो क्रांतिकारियों को आपने सवाल किया कि ठीक मतलब वो हमारे है। महानायक हैं। एक और नाम, जंगली मंगली। जंगली मंगली वाल्मीकि जो है चकरनगर रियासत जो है, हाँ, और राजा सभी में इतने लोकप्रिय हैं जो कुशल सिंह चौहान जी हैं, हाँ, और उनके बेटे हैं युवराज राजा निरंजन सिंह, बाद में बनते हैं। हुँ, तो बहुत अच्छे लड़ाका इस इलाके को माने गए हैं और 1860 तक लगातार वो लड़ते रहे हैं। भाई थे ये। और उन्हीं के सेना में ये निशानेबाज हैं जंगली मंगली वाल्मीकि। ये दोनों सगे भाई हैं हाँ, और अचूक निशानेबाज हैं। हुँ, और आज भी इनके वंशज किले के गेट के 150 मीटर मतलब मुख्य द्वार से वहाँ रह रहे हैं। हुँ, और जंगली मंगली वाल्मीकि के बारे में आता है कि इन्होंने जैसे कई युद्ध लड़े हैं। निमरी है, बीजलपुर है, हुँ, जहाँ 81 लोग शहीद हुए, औरैया में अच्छा, इस समय पड़ता है, गोहानी है, हुँ, हनुमतपुरा है चकर नगर में। हुँ, तो ये 22
अंग्रेज अधिकारियों का वध किया है और अंग्रेजों की तरफ से जो मेन उनका सेना नायक है उसको भी कंधे में गोली मार दी है और अच्छा। लड़ते लड़ते इन्होंने अपना बलिदान दिया है। शहीद तो हो गए। हाँ, शहीद हो गए। तो हमारा कहना है कि जैसे देश में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि देश में छुआछूत रहा है, कि लोग एक दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ तो उसका ठीक उल्टा है। सब एक साथ खड़े हो गए। एक साथ सब खड़े हुए हैं हाँ। और जंगली मंगली वाल्मीकि अगर बंदूकें तो इनके पास है नहीं उतना जो है, जैसे इनके पास तो है ये हाँ। थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग जो है गोरिल्ला वार जो यहाँ फेर कर रहे हैं, तो अंग्रेज अधिकारियों से, अंग्रेज सैनिकों से वो असलहे छीनते हैं और वही उनका जो है मुख्य हथियार है। तो उस हथियार को भी छूना भी सबको है भाई। सही बात है। हाँ, लड़ रहे बिल्कुल, छूना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। और जब युद्ध हो रहा है, जब ऐसे कोई विषम परिस्थिति होती है, सबको साथ जो रूखा सूखा मिल रहा है उसको भी खाना है और साथ में लड़ना भी है। अच्छा अच्छा। तो एक और नाम आएगा, मारून सिंह लोधी। मारून सिंह लोधी और लाल सिंह लोधी सगे भाई हैं और बड़े क्रांतिकारी हैं। अच्छा। और आप चकानगर से जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भरे के रास्ते पे, तो एकदम चंबल किनारे दाहिने हाथ पे पाली घार एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। और 1857 के दौरान इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सेना बना ली है, क्रांतिकारियों की पूरी फौज है। अच्छा। और ये लगातार अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके भाई को और इनको जो है कैद किया जाता है। इन्होंने कई पुलिस वालों का वध भी किया है और लगातार लड़ भी रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पे इनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद इनको काला पानी की सजा हो जाती है, मुकदमा ट्रायल के बाद जो है। लेकिन यह है कि अब भेजा जाना है, इसे काला पानी काफ़ी दूर है। उसी दौरान ये पूरा योजना बनाकर पूरे जेल तोड़कर, जेल में जितने असलहे हैं, जितने विद्रोही और पहले से बंद हैं, मतलब जो क्रांतिकारी बंद हैं पहले, सबको लेके बिहड़ों में चले आते हैं और लंबा संघर्ष चलता है। बाद में फिर पकड़े जाते हैं और इनको ग्वालियर ले जाकर वहाँ फांसी दे दी जाती है। अच्छा। इस फील्ड में कई, जो भरे रियासत के आसपास का एरिया है जी, इसमें कई बड़े बड़े नाम निकले हैं। हाँ, तो ये ह्यूम खुद जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, 288 नंबर इस पेज पे जो ये सेक्टर डायरेक्टरी ऑफ ए ह्यूम है, ऑक्सफोर्ड से छपी हुई, वो लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का, मतलब मध्य भारत का सबसे खतरनाक कोई क्रांतिकारी है, तो वो मारून सिंह लोधी है। अच्छा अच्छा। कुछ और नाम जैसे निकल के आते हैं, एक है मुकुंदी लाल गुप्ता जी, है ना। सुनते हैं लोग नाम, स्पष्ट जानते नहीं है, थोड़ा सा उनके बारे में भी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े चोटी के क्रांतिकारी जिनसे हर बच्चा, हाँ, सब हर जानते नागरिक हैं। वाकिफ है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो भी मुकुंदी लाल गुप्ता को जो है भारत वीर कह के बुलाते थे। आजाद जी इनको हाँ, भारत वीर कहते थे। भारत वीर कहते थे। तो अच्छा। इसलिए कहते थे कि वो जो यहाँ गेंदालाल दीक्षित जी औरैया में रहे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ जो है ये मुकुंदी लाल जी जुड़े हुए थे और उनको मैनपुरी षड्यंत्र केस में जो है सजा हो गई है और लोग तो आम माफी में वापस आ गए हैं। लेकिन वो उन्होंने पूरी सजा काटी है। कितने साल की जैसे? उन्होंने 3 साल की सजा काटी है। अच्छा। कठोर कारावास जो है। तो मैनपुरी षड्यंत्र काल की जो कांड था वो था क्या? दरअसल 1919 में एक पूरा मुकदमा चला, उसका जजमेंट है 76 पेज का। वो मूल कापी हमारे पास उपलब्ध है म्यूजियम में। तो उसमें यह है कि बहुत सारे नौजवान जो है जो उत्तर भारत में इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं। तो मिशन स्कूल जो मैनपुरी है, वहाँ जो है उसके जो इंचार्ज मेयर हैं शिव कृष्ण अग्रवाल, बरनाहल एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। उसके अलावा दम्मीलाल पांडे हैं, राजा राम भारती हैं, ठीक है। तो कई लोग, वहाँ पूरा एक सेंटर है, तो वो लोग डकैती डालते हैं और जो पैसा आता है वो मातवेदी के कोष में जमा करते हैं। तो पूरा कुछ लोग पकड़े गए हैं उसमें, तो पूरा एक केस चला है मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से। तो ये मातृवेदी जो आपने नाम हाँ बताया, हाँ, वो मातवेदी के ही युवा युंग है। ये मातृवेदी क्या है? मातवेदी जैसे 1857 में इतनी बड़ी तैयारी होती है कि 31 मई 1857 को पूरा देश उठ खड़ा होता है। बिल्कुल। और हर चप्पे पे एक एक इंच के लिए जो है अंग्रेजों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक साल के अंदर पूरे देश को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन चंबल 1872 तक लगातार लड़ रहा है। और ऐसी तैयारी फिर 1857 के बाद अंग्रेजों ने इतना दमन किया है, इतना दमन किया है
आपको चंबल में बहुत सारी जो है नील की कोठियाँ मिल जाएंगी। अच्छा। ये चंदोर सिंह चौहान जी हैं, इनके जो है खेत में भी हम्म, नील की कोठी पूरी है। जिस खितौरा में आप जाएंगे तो पूछेंगे जहाँ मंदिर बना हुआ है, हम्म, वहाँ पूरा नील की कोठी थी। मतलब इस इलाके में बहुत सारी नील कोठियाँ हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे, उनके पास नील की भट्टियाँ थी हम्म, और एक कुछ लोग वहाँ रहने वाले थे। तो वहाँ वो यातना शिविर उन्होंने बनाया है, लोगों अच्छा। को बंद रखा है, उनको बहुत यातनाएं दी हैं, कुछ लोगों को जिंदा जला दिया है। अच्छा। तो अच्छा आप। उसके बाद जो है सबसे हम्म, बड़ी जो तैयारी हुई है, हम्म, लोगों को दमन किया लोगों ने, फिर अपने सामने दमन देख रहे हैं, सब तबाह हो गया है। हम्म, फिर लोग संगठित नहीं कर पा रहे हैं नए सिरे से। हम्म, फिर नए सिरे से जो सबसे बड़ी तैयारी हुई है कि उसी के पैटर्न पर एक हम्म, मतलब हथियारों से क्रांति करने की, एक साथ हमला करके सारे अंग्रेज अधिकारियों या जो भी भारतीय उस भेष में हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हत्या करके हम्म, अपने देश को आज़ाद कराना है। तो उसके अच्छा। लिए एक पूरी जो है तैयारी जो हुई थी, 21 फरवरी 1915 का हम्म, वो दिन निश्चित हुआ। जैसे इसमें 31 मई 1857 है, हाँ। वैसे 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित है। अच्छा, ये पहले से निश्चित कर लिया कि हाँ, इस दिन में इस हम दिन होना करेंगे। है। तो लोग अच्छा। जो है अलग जगह जगह सूचनाएं भेज रहे हैं, हम्म, फौज में भी लोग कि वहां भी विद्रोह हो, एक साथ कई जगहों पे विद्रोह होगा तभी वो सफल होगा। हम्म, तो उसमें जो है उससे पहले 1912 के दौरान जो है उधर, अच्छा वो विश्व युद्ध का भी टाइम है, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध का। बिल्कुल। तो बहुत सारी फौजें अलग, जो ब्रिटिश फौजें हैं अलग अलग मोर्चों पे लगी हुई हैं। हम्म, तो एक सुनहरा मौका भी है क्रांतिकारियों के लिए। तो 1912 से लेकर 1919 के बीच में चंबल में उसका एक अद्भुत प्रयोग हुआ है, बहुत ही उम्दा और अनोखा प्रयोग हुआ है। यहाँ एक मातृवेदी नाम का गुप्त क्रांतिकारी दल बना अच्छा, है चंबल अंचल में, अच्छा, अच्छा, और उसके जो कमांडर चीफ हैं गेंदालाल दीक्षित हैं। अच्छा। गेंदालाल दीक्षित जो है हम्म, औरैया में डीएवी कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल हैं। और मातृवेदी दल जब बनता है तो उसके लिए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोगों से मदद मांगते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम इस तरीके का खुफिया दल बनाना चाहते हैं। तो लोग डर जाते हैं कि कहीं जब पर्चे किसी के पास प्रतिबंधित पर्चे निकल रहे हैं, लोगों को काला पानी की सजा हो जा रही है, तो कौन जुड़ेगा। हाँ, डर होगा सभी में। हाँ, डर हो जाता है। हम्म, तो उनको फिर उनके जहन में आता है कि चंबल में बहुत सारे जो है बागी हैं, हम्म, उनसे संपर्क वो करते हैं। तो उस समय एक बड़ा गैंग है जिसके बागी सम्राट हैं पंचम सिंह, दस्युराज अच्छा। पंचम सिंह उनको लोग कहते हैं। तो उनसे वो मिलते हैं, तो उन्होंने और भी जो छोटे छोटे गैंग हैं उनसे जो मुलाकात कराई है। हम्म, तो एक खुफिया दल बनता है जिसका नाम मातवेदी है। उसमें 30 चंबल के बागी हैं, 9 क्रांतिकारी हैं, और एक उन्होंने पत्रकार को भी शामिल किया है कि जो हमारा पब्लिकेशन का काम होगा, पर्चा पोस्टर किताबें जो अंग्रेजों के खिलाफ छपेंगी, हम्म, प्रचार सामग्री, उसको हम्म, हेड वो रहेंगे। उस अच्छा। पत्रकार का नाम है शिवचंद लाल शर्मा, जो कानपुर से प्रताप निकलता था, ग्रहण से विद्यार्थी निकालते हैं, उसके विशेष संवाददाता हैं। और शिवचंद लाल शर्मा के जो ताऊ हैं रामचंद्र लाल शर्मा, उससे पहले जो है मातवेदी बनने से पहले भी हम्म, उन्होंने 1919 में एक खुफिया पार्टी बनाने का उत्तर भारत में प्रयोग किया था, लेकिन वो बात खुल गई और वो पार्टी भी नहीं बनी, उनको काला पानी की सजा हो गई थी। तो उस केस में ये छोटे थे तो कोर्ट में जाते थे, और वहीं से वो निखर कर निकले थे जो है, और अच्छा। प्रताप में काम किया था, तो वो है। कई ऐसे नाम हैं, हम लोग अगर जब क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनते हैं तो 10-15 गिना पाते हैं ना। लेकिन जी कितने सारे ऐसे नाम हैं, हजारों की संख्या में, हो सकता है लाखों की संख्या में, जो उस समय बड़ा योगदान दे रहे थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान तक दे दिया, शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं, कई बार तो उनके नाम भी नहीं आते। तो ये वास्तव में बड़ी वैसी बात है कि हम अपने ही जो निर्माणकर्ता हैं आज के भारत के, उनको नहीं जानते हैं, और जिनको जानते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, थोड़ा सा ये चीजें, अभी जो आप काम कर रहे हो ना, ये इतने सारे लोगों के नाम गिनाए, मुझे भी बात करते हुए आपने बताया था, आपके भी परिवार में ऊपर जो पीढ़ियां हैं उनमें भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस क्रांति से या उस तरीके से जुड़े हुए थे। थोड़ा सा अपने परिवार में, खानदान में जो नाम थे। दरअसल 1857 में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। तो महुआ, हमारे घर के पास ही महुआ डाबर एक बस्ती है। हाँ। तो बस्ती जिला की जितनी आबादी नहीं है उतना महुआ डाबर में है, बड़ा कस्बा है। अच्छा। और 1836 में एक डेमोग्राफी की बुक है, तो उसमें भी महुआ डाबर के बारे में लिखा गया है। हम्म, डबल मंजिला घर है, और पूरा सर्वे है उसका कि कितने लोग हल चलाने वाले हैं, कितने लोग कारीगर हैं। और वो कपड़ों की एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जहाँ कपड़े तैयार होते हैं। और मनोरमा नदी है,
उसके बाद फिर मनोवा नदी जो है, घाघरा नदी मिल जाती है, उसके रास्ते जो है व्यापार होते हैं। अच्छा। और तांबे के बड़े वहाँ जो है कारखाने से लेके उसकी बड़ी मंडी है, अनाज की बड़ी मंडी है, हम्म। तो बहुत ही संपन्न है, 5,000 की आबादी है। तो वहाँ पर 10 जून 1857 को जो फैजाबाद में विद्रोह होता है, तो वहाँ के जो अंग्रेज सेना के लोग हैं वो जल मार्ग से जो है आगे बढ़ते हैं, जो उनके पास जो पैसे और जो यहाँ की दौलत है, सारी चीज़ें राजस्व का लेकर। तो दोनों तरफ से क्रांतिकारी उन पर बंदूकों से हमला करते हैं। तो एक तरफ आगे बढ़कर वो बस्ती जिले की सीमा से जो है महुआ डाबर पहुँचते हैं, कप्तानगंज से महुआ डाबर। तो वहाँ हमारे परिवार के जो है जफ़र अली और उनके साथी मिलकर 6 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को जो है हत्या कर देते हैं, और उसमें से एक बच जाता है, जिसको बाबू बल्ली सिंह कलवारी के क्रांतिकारी वो बंदी बना लेते हैं। और इस पूरी घटना को, बस्ती तब जिला नहीं बना है, बस्ती का मुख्यालय जो है गोरखपुर है, तो गोरखपुर के कलेक्टर और जज को मालूम है पूरा घटनाक्रम, लेकिन उनको छुड़ाने में, रेस्क्यू कराने में जो अधिकारी है उसको 10 दिन लग जाते हैं। तो 10 दिन बाद जो है वो, और उससे पहले ही बस्ती में जो है पूरा मार्शल लॉ लागू हो गया है, तो छुड़ा के लेके जाते हैं। उसके बाद 3 जुलाई 1857 को पूरे महुआ डाबर को, एक तरफ से नदी है, 3 तरफ से घेर कर 5,000 की आबादी को नस्त नाबूद कर देते हैं, उसको गैर चिरागी कर देते हैं। उतना बड़ा नरसंहार पूरे भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5,000 लोग, 5,000 मतलब मौके पे जो लोग मिले हैं। और उसमें यह है कि जो लोग बाहर रहे होंगे या मार्केट में रहे हैं वो बच जाते हैं। तो अभी भी आप उस इलाके में किसी से पूछेंगे तो महुआ डाबर नरसंहार के बारे में लोग बता देंगे। म्यूजियम भी तो। हाँ, तो उसमें ये है कि जैसे परिवार के लोग बताते थे, हाँ। लेकिन देश आज़ाद तो हुआ नहीं, देश करीब 90 साल तक और आगे तक बढ़ जाता है, उसकी हाँ। जो भी आज़ादी मिली है हमको, हाँ। जितनी भी। तो लोगों ने क्या किया है कि जिन परिवारों को लोग थे वो बताते भी नहीं, भाई उससे तो सम्मान मिलता नहीं, उससे आपका तो दमन होता, आप देश में रह नहीं पाते। और जो जफ़र अली भी जो हमारे परिवार के वंशावली के हैं, वो भी 12 साल तक लगातार लड़ रहे हैं, और पूरे दुनिया में घूमकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह का बिगुल बजा रहे हैं। और 12 साल बाद जब फिर ये लौटते हैं अपने वतन जो है, तो महुआ डाबर के पास जो है टांडा जाने के लिए जो है घाघरा नदी है, घाघरा नदी पार करके कलवारी है, तो कलवारी के पास मुखबरी हो जाती है, और उनको 1872 में फांसी की सजा दी जाती है। पूरा ट्रायल होता है, और जिस दिन ट्रायल हुआ है उसका भी पूरा अखबार में छपा हुआ, इंग्लिश अखबार में। तो अंग्रेज रिपोर्टर ये भी बोलता है कि देखिए कैसा संजोग है कि आदमी जो है विदेश में था, मक्का में था, और आज इसको मौत यहाँ से यहाँ खींच लाई है। अच्छा। तो लेकिन ये दिक्कत थी कि ये सब बातें मुझे बहुत बाद में पता चली। इसी परिवार के बस लोग और पूरे समाज के लोग कहते थे कि महुआ डाबर जलाया गया था, इसको गैर चिरागी कर दिया गया, और इसका नामो निशान मिटा देना जिसको कहते हैं। तो कोई पीरियड पता ही नहीं था। अच्छा। तो आप कैसे 90 साल के इतिहास उसको ढूंढेंगे? तो उस पर काम करते करते तब पता चला कि ये महुआ डाबर, यही अच्छा। असली महुआ डाबर। इसके म्यूजियम बना है ना। हाँ, तो महुआ डाबर। हाँ, 99 में प्रयास करके जो है एक किताब मुझे मिली, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, चार्ल्स बाल की। तो 1857 पे जो लोग भी काम करते हैं, जो रिसर्चर उसको जरूर पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ पन्ने जो है, पेज में भूल रहा हूँ, 403 नंबर शायद पेज है, नहीं 398 से लेके 403। अच्छा। उसमें महुआ डाबर के पूरा घटनाक्रम का उल्लेख है। फिर ढूंढते मुझे जो महुआ डाबर का जो मुकदमा चला है, तो उस साल के जो चर्चित मुकदमे होते थे, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो छपता था, जो हाई कोर्ट की जो है जो अदालत होती थी उसकी मैगजीन में। तो वहाँ से 27 पेज मुझे महुआ डाबर का एक मुकदमा की कॉपी मिली। ऐसे करके बहुत सारे अब तो सबूत मिल गए, और वहाँ म्यूजियम डेवलप हुआ। फिर वहाँ जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, और अभी तो वहाँ बहुत सारी सामग्री है जो है महुआ डाबर। ये सामग्री जो आप कह रहे हो कि वहाँ के ये पेज मिल गए थे, सब ये कैसे मिलते हैं? दरअसल क्या है कि भारत में एक प्रचलन रहा है कि कोई भी आदमी जैसे ही खत्म हो गया, उसका सही छूटा, तो उससे संबंधित चीज़ें हटा दी जाती रही हैं, वो किसी भी समाज का हो। इसलिए कि लोग कहते थे कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बार बार देखेंगे तो उनकी तस्वीरें हैं या उनसे जुड़ी हुई कोई कपड़े हैं तो बार बार याद आएगी। तो आदमी उसको हटाने की परंपरा रही है, उसको नष्ट कर देता है या किसी गरीब आदमी को दे देता था। तो ये मुश्किल है कि चीज़ें संरक्षित नहीं रह पाई। लेकिन हम लोगों का जो काम है, तो अलग अलग म्यूजियम या जो रिसर्चर हैं वो बताते हैं कि इससे संबंधित चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, और हम लोग खुद सर्च करते रहते हैं आर्काइव में,
अच्छा अच्छा। तो जो चीज़ें मिलती हैं उसको एक जगह करते जाते हैं। इससे हमें मालूम है कि जो रिसर्चर हैं उसके लिए जो है सबूत कितना ज़रूरी है, कितना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। और बगैर सबूत के कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी क्योंकि बात। ये चीजें तो प्रूफ जब तक आप नहीं दोगे जी, जी। किसी चीज का कि हमने यहाँ से कोट करी है या इस जी, किताब से करी, तब जी। तक आदमी भरोसा नहीं करेगा ना। जी, जी। आपने खुद भी तो कई सारी किताबें लिखी हैं। जी। कौन कौन सी? एक लिखी है मातवेदी बागियों की अमर जो गाथा। ये अभी घटना आपने बताई उसी के हाँ, लेकर? मतलब जो अच्छा। है जो मैनपुरी सडन केस चला है तो उसका हम्म जब शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है, हम्म मतलब 100 साल हो गया। हम्म। तो वो खुफिया दल था, उस पार्टी में शामिल होने के दौरान लोग गंगा जल लेके कसम खा लेते थे कि हम अपने हम्म। बारे में नहीं बताएंगे। अच्छा। और सबके खुफिया नाम होते थे, कई कई नाम एक आदमी का होता था कि आपसे, जैसे अभी हम आपसे मिल रहे हैं तो हमारा दूसरा नाम है, अगले किसी आदमी से मिलेंगे दूसरा नाम होगा। तो अगर पुलिस पकड़ेगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ राम नरेश हमसे मिले थे, वहाँ अच्छा श्याम हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम्म। ये खुफिया नाम होते थे क्रांतिकारियों के। अच्छा तो अच्छा। उसमें जिन लोगों पे मुकदमे चले हैं वो ट्रैक हैं, लेकिन पार्टी में कौन कौन लोग थे, लोग रहे हैं, हम्म। उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों ने बताया ही नहीं। इससे अच्छा उन्होंने पहले से कसम खा लिया है। अच्छा। कसम खाली बताना नहीं हाँ, है कि इसके बारे अपने में, बारे में नहीं बताना। मतलब गोपनीयता भंग नहीं करनी है। हाँ, मतलब हम देश हाँ। के लिए काम कर रहे हैं। वो तो अच्छा अलग बात है कि केस में पुलिस ने तोड़ के किसी को मुखबिर बना लिया अच्छा या सरकारी गवाह बना लिया, तो अलग चीज है। अच्छा अच्छा। वैसे लोगों ने नहीं बताया। एक आपकी किताब थी बेहड़ में साइकिल। हाँ, तो मातृवेदी का ये था कि 100 साल बाद वो परिवार की स्थिति में है। तो हम्म। मैंने 14 लोगों पे जो मुकदमा चले थे तो उसमें से 12 लोगों को मैंने ट्रैक किया। तो उसमें काफी मेहनत हुई कि परिवार पहले यहाँ था, अब कहाँ निकल गया है, अच्छा अब अच्छा। तीसरी पीढ़ी कहाँ रह रही है, वो हम्म। पूरा मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा अच्छा। मैं जिक्र कर रहा था, एक आपका है बेहड़ में साइकिल, एक किताब जी। है ना, ये नाम ऐसा, बेहड़ में साइकिल? और दरअसल पूरा चंबल को समझने के लिए 2800 से अधिक किलोमीटर की दूरी मैंने साइकिल से अकेले तय की। कोई अच्छा। दूसरा आदमी नहीं था। तो मैंने चंबल को समझा और अलग अलग पहलुओं को लेकर उसको जो है वो पूरा डायरी है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसको चंबल का इतिहास, संस्कृति, पुरानी चीज़ें और आज की चीज़ें जो है वो अच्छा। रिलेट मिलेंगी, और सरकार को चंबल में क्या क्या संभावना है, क्या कर सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें दर्ज हैं। एक है आजादी की डगर पर पाँव, और बंदूकों का पतझड़, जी, है ना, और एक और इंटरेस्टिंग है कोरोना कारावास में युवा संघर्ष, ये जी, कोरोना काल में लिखी गई। जी, जी। उसमें अच्छा। दरअसल क्या है कि जैसे आज़ादी की डगर पे पाँव किताब है, हम्म तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के स्थल हैं। हम्म वो अभी किस हाल में है, उसका इतिहास क्या है, उससे पीछे कहानियाँ क्या हैं, हम्म। उसके दस्तावेज क्या हैं, और अभी वहाँ क्या होनी चाहिए कि समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से। वो किताब उस पे पूरा जो है उसका रेखा चित्र है, हम्म। सबूतों के आधार पर। अच्छा तो अच्छा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो दस्तावेज आया है, और उस किताब के लिखे जाने के बाद भी कई चीज़ें सरकार ने उस पर काम भी किया है। अभी एक पोस्ट मैंने आपकी देखी थी, उसमें था कि एक स्मारक था, उस पर पोस्टर चिपके थे किसी कोचिंग वगैरह के, तो लोग वैल्यू भी नहीं देते ना। कोई स्मारक एक बना, एक दिन फोटो खींच के उद्घाटन के दिन उसका, उसके बाद से लोग ध्यान भी नहीं देते। स्मारकों की साफ सफाई होनी चाहिए, माल्यार्पण होना चाहिए। और दरअसल इस यात्रा के दौरान मैं भरथना से गुजर रहा था, हाँ। तो वहाँ बीर अब्दुल हमीद जी की जो है चौराहे पे जी। प्रतिमा लगी हुई है। हाँ। और वो पिलर भी एकदम सट के खड़ा हुआ कि आप माल्यार्पण नहीं कर सकते, बिजली का है कि हो सकता है कि इसमें करंट आ करंट है। जाए। दूसरी चीज़ ये है कि उस पे तमाम लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, हम्म इक्का दुक्का नहीं, पूरा पोस्टरों से पाट दिया गया है। हम्म तो हमारे साथी उसको देख रहे थे कि किसकी प्रतिमा है। हम्म हम लोग तो पहचान लेते हैं, तो उन्होंने देखा कि हम्म। नेम प्लेट इसकी कहीं लगी है कि नहीं, शिलापट, और कब लगाई गई है। तो पता चला कि उस प्रतिमा का आज तक शिलापट ही नहीं लगाया गया है। तो अच्छा। हाँ, मतलब भरतना चौराहे की ये स्थिति है। तो हम लोगों का ये है कि जैसे अगर प्रशासन से कहा गया है, अगर वो लगवा देते तो ठीक है, नहीं तो अगली बार हम लोग एक तैयारी, मिशन के कोई बाद तैयारी ध्यान नहीं करके देता ना, ना, तैयारी करके तो हम लोग खुद लगवा देंगे। ना पब्लिक में, जी, ना अधिकारियों में, ना नेताओं में जी, उस तरीके की भावना अब नहीं है जी, कि जो इन्होंने संघर्ष किया, जो हमारे सैनिक हैं, जी, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जी। तो वो क्या होते हैं ना कि उनके प्रति भावना जो हमारी है वो बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है, ये कह सकते हैं ना। मतलब भरथना में इतने लोग हैं, समाज भी हम्म। के लोग भी हैं और बर्तना में एक बड़ा सरकार प्रसिद्ध के लोग। नाम जी, जो आपने बताया था अभी, गेंदालाल दीक्षित, है ना? छक्की लाल यादव जी। सॉरी, हाँ, छक्की लाल यादव जी। उनका एक वो कहा जाता है कि किस्सा थोड़ा आपने बताया था, बर्तना के जो छक्की लाल यादव जी हैं, जी,
किस्सा आपने बताया था, क्या था? उनकी एक जो है पतली सी जो डायरी है हमारे पास है, मतलब जिल्द नहीं है, कैपिटल एक कॉपी आती थी बहुत पहले उस दौर में, कैपिटल कॉपी बहुत पतली सी, पतली सी, हाँ कवर भी उसका हाँ कागज का हाँ ही हाँ, होता था। कागज का होता था। तो उस कॉपी पे उन्होंने अपना जो है संस्मरण लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी जी किस सन में आए हैं। उन्होंने गेंदालाल दीक्षित जी के बारे में जो मोटा मोटा चीजें उनको मालूम थी लिखा, इसी की वो गेंदालाल दीक्षित के पीरियड के बाद उनका जो है शुरुआत होता है। अच्छा। तो उन्होंने अपने दौर की चीजों को डॉक्यूमेंट किया है। उसमें ये भी लिखा कि गांधी जी यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो उनको इटावा के नागरिकों ने 800 रुपए की थैली उनको भेंट की है। 800 रुपए? जी जी उस टाइम 800 बहुत थे। जी। किस सन की बात बताई आपने? ये 1928-1929 के दौरान का पीरियड है। 1928 1929, जी है जी ना? जी। उस समय क्या चल रहा था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में जो और कौन सा स्वतंत्रता पीरियड? संग्राम में 28 में तो शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हाँ सारे साथी लोग मिलके हाँ। HSRA बनाते हैं। गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय, जो ये यात्रा चल रही थी? जी। उस समय गांधी जी गांधी जी कितनी अलग टाइम अलग में? मोमेंट में लगे हुए हैं, जो असहयोग आंदोलन के बाद का जो ये पीरियड है। हाँ। तो इधर से कोई सभा वगैरह हुई है, गए हैं तो उनको गिफ्ट किया है। अच्छा अच्छा। कई सारी ऐसी चीजें, घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे उस समय काकोरी केस कह सकते हैं, या काकोरी, इसमें वो एक कुछ चीज और, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा काकोरी कांड पढ़ा है, चोरा चोरी कांड, जी। है ना? तो आपने जो ये कोशिश की कि कांड मत बोला जाए, इसे योजना बोला जाए या केस बोला जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और दरअसल मैं कांड को केस क्यों क्या कहा? हाँ लगातार उस पर काम कर रहा था जो है, तो हम्म। किताबों में चौरी चौरा कांड और हर जहाँ चौरी चौरा कांड ही हाँ आप उसको पढ़ेंगे। हाँ। तो हमारा कहना है कि जो HRA पार्टी बनी राम प्रसाद बिस्मिल की, हम्म तो उन्होंने खुद जो अपना पार्टी का संविधान बनाया है, हम्म। तो इस तरीके की घटनाओं को उन्होंने एक्शन लिखा है। एक्शन, हाँ काकोरी एक्शन। एक्शन। तो जब मैं अच्छा। चौरी चौरा में पहले काम करने गया जो है, वहाँ हम लोग हर साल फिल्म फेस्टिवल करते हैं। हम्म तो जब उसका शताब्दी वर्ष 2022 में उसका हुआ जो है, हम्म। इससे कि वो घटना 4 फरवरी 1922 की शाम के समय के लगभग 4 बजे की घटना है। काकोरी वाली? चौरी चौरा चोरा एक्शन। चोरी, हाँ, काकोरी तो ट्रेन वाला था। हाँ काकोरी केस तो तो ट्रेन वाली। चोरा चोरी के बारे में, अच्छा मैं आपको एक और बताऊं, चोरा चोरी और काकोरी में कई लोग डिफरेंस नहीं बता पाते। जब ये शताब्दी वर्ष मनाया गया तो कई लोगों को ये लगा कि ये चोरा चोरी वाली घटना काकोरी ट्रेन लूटने वाली घटना है। क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हो, चोरा चोरी वाली जगह से, थोड़ा सा इसको बताइए आप। दरअसल पूरा देश जो है गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हो गया है और असहयोग आंदोलन अपने उफान पे है। तो हम्म उसी समय चौरी चौरा जो एक मार्केट है, हम्म वहाँ लोग पिकेटिंग करते हैं कि जो वस्त्र हैं विदेशी वस्त्र उसकी होली जलाएंगे, हम्म जैसी उनकी ताकत हो। हम्म या शराब की दुकानें हैं तो उसको बंद करेंगे, हम्म अगर नहीं बंद करा पा रहे हैं तो उसके सामने धरना देंगे, हम्म या अपने लोगों को एकजुट करेंगे। हम्म लोगों के पास अपना कार्ड भी है, हम्म स्वयं सेवक का, कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। हम्म और हर आदमी उस मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसको जो है राशन दे रहा है, जिनके पास ज़्यादा राशन किसान के पास हो रहा है ज़्यादा दे रहा है। हम्म आम आदमी जो है एक डलिया निकालता है, हम्म और बहुत सारे लोग एक चुटकी अनाज, एक प्रतीकात्मक जो है, लेकिन यह हम्म। है कि उस मोमेंट से दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो अच्छा। उसमें एक भगवान अहिर एक हैं, तो वो इस मोमेंट की को लीड कर रहे हैं। तो वहाँ का जो दरोगा है चौरी हम्म चौरा थाने का, हम्म। नहीं, चौरी चौरा जगह है, जगह है, एक जगह है। एक जगह है। अच्छा, क्योंकि हमने सुना कि चौरा और चोरी ये दो अ- अलग गांव हैं। अलग है, लेकिन जैसे पहले कहा जाता था अयोध्या फैजाबाद हाँ। कि एकदम सटे हुए हैं, अच्छा तो वैसे उस दौर में चौरी चौरा अलग है, लेकिन अब वो सट गए हैं। अच्छा। तो वहाँ जो घटना होती, जो थाना है हाँ। चौरी चौरा जो है, तो वो दरोगा अपना मतलब टहल रहा है, तो उसने देखा कि यहाँ जो है ये चीज़ें कुछ कुछ गतिविधि चल रही हैं, तो वो चौराहे पे जो है भगवान अहिर को थप्पड़ मार देता है। अच्छा। तो उसको लेके लोगों में बहुत आक्रोश रहता है, और उसमें उस दौर के जो मुस्लिम OBC समाज के लोग, जो उस्ताद होते थे, हम्म लाठी सिखाते थे, मतलब जो है हम्म उनके अखाड़े होते थे, उससे उनका बड़ा नेटवर्क था कि अलग अलग समाज के लोग जिनको लाठी सीखना है उनसे जुड़े हुए होते थे, वो उस्ताद होते थे। हम्म तो उनको उनसे और इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी भगवान अहिर, हम्म। और उनका नाम था नजर अली। अच्छा। तो उन्होंने जाके बताया, फिर धीरे धीरे ये बात जो है लोगों को बहुत नागवार गुजरी कि कैसे हमारे नेता को कोई जो है सरेआम बेइज्जती कर सकता है, मार सकता है। तो अभी आपने कहा कि
इसी तरीके से चोरा चोरी कांड कांड वो भी पढ़ा जाता है ना, जी किताबों में भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जी। है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा चोरा चोरी जो एक्शन है उसको बताइए। एक तो पहले उस घटना पे थोड़ी सी बताते हैं कि 4 फरवरी 1922 को हाँ। शाम को 4 बजे जो है लोगों ने थाने की घेराबंदी की। उन लोगों को गुस्सा था आम लोगों में कि कैसे उनके जो नेता हैं भगवान अहिर को दरोगा ने चौराहे पे पीट दिया है। और दरोगा ने कहा कि तुम नेतागिरी क्यों कर रहे हो असहयोग आंदोलन में, तुम्हें तो पेंशन मिलती है, इसलिए कि वो प्रथम विश्व युद्ध के सिपाही रहे हैं भगवान अहिर। अच्छा। इसको लेकर लोगों में गुस्सा था। चौरा थाने के बगल जो है एक गांव है डुमरी खुर्द, उसके मैदान में जो खलिहान होता है गांव में, वहां लोग इकट्ठा हुए और अपना गुड़ और भूजा शरबत से गुजारा किया 2 दिन। और 4 फरवरी को शाम में वो लोग नारे लगाते हुए थाने पहुंचे। अच्छा। और थाने के पहुंचने के बाद जो है आधी भीड़ मुड़ चुकी थी। फिर दरोगा ने भीड़ पे गोली चला दी और 3 लोग मौके पे शहीद हुए। अच्छा। फिर और जो भीड़ थी वो वापस जो है थाने पे टूट पड़ी। तो जब तक बंदूकों में गोली थी, बंदूकें चलती रहीं और इन लोगों के पास जो है झंडे थे लाठी में। और तो उसके बाद जो है बंदूकें छोटी होती हैं, लाठी बड़ी होती है। फिर इन लोगों ने पूरे थाने को उजाड़ दिया और तेल से जो है पूरे थाने को जला दिया। तो 23 लोग जो है मौके पर ही, जो पुलिसकर्मी थे, दरोगा, उसके अलावा जो है जो चौकीदारों को उस दिन वेतन बंटना था, वो मौके पर थे। 23 लोग जिंदा जला दिए गए। 23 लोग। हाँ तो ये तो जैसे जो गांधी जी कह रहे थे असहयोग आंदोलन एक तरफ चल रहा था, जी तो अहिंसा पूरी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन, जी। और यहाँ इतनी बड़ी हिंसा हो गई। और दरअसल चौरी चौरा के कई पहलुओं को उस समय जो है नहीं प्रचारित किया गया। जैसे ये घटना होने के बाद फिर उस इलाके में एक बड़ा जमींदार है जो अंग्रेजों से मिला हुआ है, उसका नाम है सरदार मजीठिया। अच्छा। अभी भी वो परिवार जज करता है, बहुत सारी जमीनें उनके पास चीनी मिल वगैरह रही हैं। मजीठिया सब नेम सुना है मैंने, हाँ, एक दो जगह। तो उनके पास कैमरा था। तो आप देखेंगे जो तस्वीरें चौरी चौरा की आर्काइव में दिखती हैं, जो पूरी दुनिया में उस समय गई प्रचारित करके, कई कापियां उसकी बना के, तो उसके 7 अलग अलग एंगल से थाने में जो लाशें पड़ी हुई हैं जली हुई, और बैलगाड़ी है और पीपल का बड़ा पेड़ है मोटा सा, वो दिखता है। अच्छा। तो अगर आप एक तरफा चीजें किसी को दिखाएंगे कि ये तस्वीरें हैं, तो आदमी विचलित हो जाएगा। लेकिन ये पहलू नहीं दिखाया गया कि भीड़ पे गोली चलाई है, 3 लोग मौके पे शहीद हुए हैं, तब भीड़ ने पलटकर जो है वार किया है। मतलब उसको केवल ये जोड़ा जाता है कि पब्लिक ने वो थाने में आग लगा दी, यही है चोरा चोरी एक्शन। हाँ, है ना? लेकिन जो पहले एक्शन जो किया गया था, ये तो रिएक्शन था। जी जी, है ना? ये तो रिएक्शन था एक तरीके से। तो उसको कांड लिखा जाता था। फिर जब इसका शताब्दी वर्ष शुरू हुआ जो है 21 में, उससे पहले हम कई साल से वहाँ चौरी चौरा फिल्म फेस्टिवल करते रहे हैं, कि जिससे लोगों को मालूम हो। जैसे किसी से पूछिए कि चौरी चौरा का मुकदमा किसके नाम पर चला था, तो अच्छे अच्छे हिस्टोरियन नहीं बता पाएंगे। वो अब्दुल्ला वर्सेस किंग एम्परर चला है, और उसकी पूरी मुकदमे की जिल्द हमारे पास, जो मुकदमे की पूरी कार्रवाई हमारे पास महुआ डाबर संग्रहालय में संरक्षित है। और जुलाई 1923 में फांसी दी जानी है। तो उसके जो मुख्य नायक हैं अब्दुल्ला, उनको जो है बाराबंकी जेल में फांसी हो रही है। 2 लोगों को उसमें से यादव समाज के लोग हैं, उनको इटावा जेल में फांसी हो रही है। और महादेव केवट को बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो शाहजहांपुर रास्ते में पड़ता है बरेली से पहले। वहाँ स्वदेश अखबार का एक पत्रकार संवाददाता उनसे पूछते हैं कि सबसे कम उम्र के हैं महादेव केवट और पूरा बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, तो पूछते हैं सब ठीक है? तो वो कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 11 महीने में फिर से पुनर्जन्म में वापस आ रहा हूँ। क्या बात है। तो इस तरीके का जज्बा था। वो स्वदेश में वो इंटरव्यू जो है प्रकाशित भी हुआ। उसके बारे में स्मारक पे आपने आपत्ति दर्ज की थी चोरा चोरी कांड में जो। हाँ, चौरी चौरा स्मारक जब मैं पहली बार गया देखा, तो थाने के अंदर जो पुलिस वालों का स्मारक है, पुलिस और चौकीदार का, वो जो है 1924 में बनता है। और उस समय जो संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर है उसको उद्घाटन करने जाता है। तो उसकी भी मैं आर्काइव में उसकी भाषण की प्रति पढ़ रहा था। तो उसने लिखा है कि नीच जातियों में इतने ताकत कहाँ से आ गई कि वो नहीं जानते थे कि इतने खतरनाक वो ज्वालामुखी से खेल रहे हैं, और उसका अंजाम वो नहीं जानते इसे कि उन्होंने इतना दमन किया था इन 2 सालों में। तो वो सब बोल रहा और स्मारक तभी बनता है। तो वो पुलिस वालों के स्मारक पे भी शहीद स्मारक लिखा हुआ है और जय हिंद लिखा हुआ है। दूसरी तरफ रेल के स्टेशन जो है पटरी पार करके, वो जो वास्तविक जो आज़ादी आंदोलन के महानायक हैं 19 लोगों का जो फांसी हुई है,
जुलाई 1923 में उनका स्मारक बना हुआ है। वो तो बाद में बना जो है, तो वास्तविक शहीद स्मारक यही है। तो हमारी आपत्ति थी कि हम इतिहास की चीज़ों को मिटा नहीं सकते हैं, तो कम से कम उसका जो है, इससे कि ऐतिहासिक चीज़ें चाहे गुलामी के प्रतीक हैं, उसको भी संरक्षण करके रखना है कि नई पीढ़ी देख सके, लेकिन उसका इतिहास क्या है वो भी लिखा रहना चाहिए। सही एग्जैक्ट बात जो बताया। हाँ, एक चीज और आपने आपत्ति इस पे दर्ज किया, आप मतलब जो है जिसको गलत जानकारी उसको सही जानकारी बताने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। सत्यमेव जयते एक आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था, उस पर आपने एक आपत्ति की थी, एक केस दर्ज किया था शायद, क्या था वो? सत्यमेव जयते जब चल रहा था तो आमिर खान ने एक जो है स्टोरी दशरथ माझी को दिखाई, और मोहम्मद शरीफ जो साइकिल मैकेनिक हैं जिनको पद्मश्री मिला, उन पे मैंने 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, राइजिंग फ्रॉम द एसेज, जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, तो वो भी एक पार्ट में आया सत्यमेव जयते में। और एक इन्होंने दलितों की समस्याओं पे पूरा जो है किया, और ऑन स्क्रीन आमिर खान रोने लगे दलितों की समस्याओं को देखकर। तब मैं इनके गांव गया जो है, हरदोई कस्बे में एक अख्तियारपुर मोहल्ला है, तो हमने उस पर दैनिक भास्कर में पूरी स्टोरी की थी, संडे सप्लीमेंट में वो छपा था 1 पेज के लगभग। और उसमें ये था कि आमिर खान के गांव में ना पानी, ना बिजली, ना स्कूल, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू थे। उनका पूरा पैतृक जो वो रहा है अख्तियारपुर। तो हमारा ये कहना था कि वहाँ के लोगों का ये कहना था उस रिपोर्ट में कि जैसे नेता मंत्री होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके जिम्मे होती है कि भाई प्रशासन को करना है, जिला प्रशासन है या भारत सरकार को करना है, लेकिन आमिर खान दलितों की समस्याओं को देखकर ऑन स्क्रीन रोने लगते हैं। तो वहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि आमिर खान आएंगे और हमारे गांव के लिए भी कुछ इसका उद्धार करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो उस रिपोर्ट को लोगों ने बहुत शेयर किया आमिर खान को। फिर आमिर खान को उस हिंदी की रिपोर्ट पे, जब तक मुझे जान के हैरानी होती, जब तक अंग्रेजी में कोई बात नहीं छपती है तब तक वो मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन वो हिंदी में छपने के बाद आमिर खान को उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि मैं अपने गाँव को गोद ले रहा हूँ। अच्छा। आपने कई बार बताया कि जैसे विदेश से कई कनेक्शन बताए, आपके मित्र हैं वहाँ पर। ये बुक भी आपने दिखाई है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है ना, ऑक्सफोर्ड केस है ना। विदेश गए हो आप कभी? नहीं, विदेश नहीं गया हूँ मैं, तो वैसे भी दिल्ली में था, तो दिल्ली से मैं गांव चला आया। चंबल में पचंदा के पास चौरेला है, और वो इटावा, औरैया, जालौन और भिंड से जिला मुख्यालयों से करीब 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं गांव में जाके सिमट गया। उससे पहले बिलौड़ रहा, फिर चौरेला। तो अगर जरूरत ना हो तो मैं शहर तक नहीं आता हूँ। अच्छा। लोग शहर भागना चाहते हैं, महानगर भागना चाहते हैं, और ठीक उसका उल्टा है, मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ। तो बाहर के लोगों से, जो हमारा अयोध्या फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें हर साल कई देशों के जो है फिल्म मेकर आते हैं, और रिसर्चर भी तमाम अलग अलग देशों से लोग आते हैं जिनको जरूरत होती है स्वतंत्रता संग्राम पे या चंबल के अनछुए पहलुओं पर। आप तो फिल्म फेस्टिवल करा रहे हो, आप क्या होगा, ठीक, आप फिल्म फेस्टिवल करा रहे हो, मैंने अभी देखा ये उड़ रहा है इसको। आप फिल्म फेस्टिवल करा रहे हो, एक तो आपके नाम से ही है, शाह आलम राना फिल्म फेस्टिवल। नहीं, हाँ, ये अयोध्या फिल्म फेस्टिवल। सॉरी, चलो फिर से करना है। हाँ, आप फिल्म फेस्टिवल करा रहे हो, एक अयोध्या फिल्म फेस्टिवल, चोरा चोरी फिल्म फेस्टिवल, और एक चंबल फिल्म फेस्टिवल, 3 दिन है ना, ये कराते हो। आप एक मैराथन भी करा रहे हो 42 किलोमीटर की। सरकार से मदद मिलती है इस फिल्म कुछ भी? दरअसल जब मैंने अयोध्या फिल्म समारोह शुरू किया, और वो फिल्म फेस्टिवल आज 20 साल हो गया उस फेस्टिवल को करते हुए, जिसमें तमाम देशों के फिल्म मेकर खुद उस फेस्टिवल का इंतजार करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म समारोह बन चुका है, उसकी पूरी दुनिया में ख्याति है। लोग उस फेस्टिवल से जुड़ना चाहते हैं, उस फेस्टिवल के जो ज्यूरी है देश विदेश के लोग, उनको अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास कोई ना स्पॉन्सर है आज तक, ना उसका कोई बजट है, ना सरकारी ना गैर सरकारी। तो उसको हम करते हैं, जैसे पिछले साल 19 साल उसका पूरा हुआ, तो किसी विश्वविद्यालय से उसका ऑडिटोरियम जो है निःशुल्क मांगा गया, किसी साथी से पर्चा, किसी ने पोस्टर, ऐसे करके चंदा करके एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से, मतलब पैसे का नहीं, उस तरीके से सहयोग। और पहले तो हमने उसको 12 साल जब किया तो हम कोई किसी से एक पैसे भी नहीं लेते थे। अब हमारे एक साथी जो जूरी चेयरमैन है, तो उनका कहना है कि फिल्मों की एक फीस हो, तो उससे, हाँ, उससे जिससे जो है ट्रॉफी का और सर्टिफिकेट का जो है उसका खर्च निकल आए।
तो इस तरीके की चीजें वो रन कर रही हैं। बाकी अभी जैसे आप कर रहे हो जो भी जी समाज में जो मिशन चला रहे हो, जी। इन सब का खर्चा कैसे करते हो? दरअसल क्या है कि जैसे अयोध्या फिल्म फेस्टिवल हर साल रन कर रहा है, चौरी चौरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिर से बोलो। जैसे अयोध्या फिल्म फेस्टिवल इस तरीके चल रहा है, चौरी चौरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी 16 साल पूरा कर चुका है। इसके अलावा 42 किलोमीटर की दौड़ चंबल मैराथन, चंबल क्रिकेट लीग, उसके अलावा जो है चंबल शूटिंग चैंपियनशिप, चंबल पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप, इसके अलावा शहीदों के लेके तमाम आयोजन, महुआ डाबर म्यूजियम भी अभी किराए पे चल रहा है। तो आप देखेंगे कि मतलब साल भर का जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा बजट हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक सेकंड के लिए भी जो है, और अक्सर वो शहीदों के नाम या जो सामाजिक सांस्कृतिक चीजें हैं, रचनात्मक वो काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई बजट नहीं। लेकिन यह है कि समाज में अच्छा काम करने वालों की सराहना भी करने वाले लोग हैं, हौसला अफजाई करने वाले लोग हैं। कभी कोई खाने का इंतजाम कर देता है, कभी उसके कुछ मत का कोई कर देता है, तो हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, कहते हैं कि अगर आपको खाने का करना तो आप अपने हाथ से कीजिए, आपको जो भी देना है उसमें चीजें तो आप इस तरीके से होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से होता है। इस तरीके की सोच भी रखने वाले लोग नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार से हमें फंड मिले उसके लिए बाकायदा, और उसमें से भी हम पैसे बचा ले जाएं, और जब सरकार फंड देगी तभी हम करेंगे। अब लोग उदासीन हैं इस मामले में। जैसे एक छोटी सी बात है, अयोध्या फिल्म समारोह जब शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक बाकायदा फिल्म समारोह करने का, फिल्म सब्सिडी करने देने का एक पूरा फंड, एक पूरा विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, फिल्म बंधु के नाम से। उनको भी जगह जगह फिल्म फेस्टिवल करना है, जो फिल्में यहाँ के लोग बना रहे हैं या यहाँ शूटिंग हो रही है उसका, या टेक्नीशियन काम कर रहे हैं या कलाकार काम कर रहे हैं, उसको उनको पैसा देना है। तो बहुत सारी फिल्मों को तो पैसे मिले, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई अपना फिल्म समारोह नहीं किया, खड़ा ही नहीं कर पाए अपना। और हम जैसे एक आदमी जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, और एक फिल्म फेस्टिवल जो है 20 साल पूरा कर चुका है। अच्छा, बड़ी दिक्कतें हैं गांव वगैरह में, इस तरीके के अनुभव भी होते हैं। गांव वाले सपोर्ट करते हैं जब गांव में जाते हो आप? अब जैसे चंबल मिशन चल रहा है तो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। जैसे बस ये लास्ट ही सवाल बचा है ना, इसके बाद हम लोग खत्म ही करेंगे। कुछ अनुभव बताने हैं। हाँ, शुरू करो। जैसे ये चंबल मिशन मैं पूछ रहा हूँ। तो अभी जिस मिशन पर आपने अभी दिखाया कि हर जगह जाके साइन कर रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं, गांव-गांव में, लोग गांव वाले सहयोग करते हैं आपसे? अब जैसे चंबल मिशन ये हमारा चल रहा अप्रैल और मई, 31 मई को इसका समापन है। तो कागज और कपड़े पर हम लोग समर्थन ले रहे हैं जनता का, कि वो 12 सूत्री मांगे हैं सरकार से हमारी, कि जो 1857 चंबल के शहीद हैं उनके नाम पे 100 स्मारक, चंबल में कोई विश्वविद्यालय नहीं है तो चंबल अंचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस तरीके से जो है 12 सूत्री अलग अलग मांगे हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी हैं उनके नाम पर वो जीवंत स्मारक बन सकता है। लेकिन गांव में जा रहे हैं तो हमारे पास क्रांतिकारियों से संबंधित उसकी रिपोर्ट भी है पुरानी, सबूत की। भाई लोग पूछेंगे कि लोग कहते हैं अभी तक तो कोई नहीं आया था, अभी तक तो हमने किसी को देखा नहीं, इसलिए कि जिस 1857 की हम बात कर रहे हैं चंबल के महानायकों को 170 साल होने को हैं। तो 170 साल में कई पीढ़ियां जो है गुजर गई, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई। जैसे 31 मई को जो हम लोग पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उस दिन पर देश में कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं हमारी जानकारी में, तो लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं। और 170 साल पुरानी आदमी को लगता है कि इसमें हमारा क्या फायदा है, हम क्यों 3 जगह अपना नाम लिखें, फिर कपड़े पे क्यों करें, कहीं बेड़ी क्षेत्र जो है, क्या यार आज ज्यादा ही कुछ हो रहा है, बेड़ी क्षेत्र चंबल रहा है डकैत प्रभावित, तो लोग और विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खुला है, उस तरीके से कॉलेजों की भी स्थिति है कि बेड़ी क्षेत्र में कुछ नहीं है, नदियों पे पहले पुल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तो लोग पढ़े भी नहीं हैं, और जो लोग जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, वो बीहड़ से पलायन करके शहरों की तरफ आ गए। तो बीहड़ में आदमी हस्ताक्षर करने में ही डरता है, तो जो काम हम लोग 5 मिनट में समझा सकते हैं उसके लिए हमें 1 घंटा देना पड़ता है। तो कई जहाँ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन ये है कि ये चैलेंज है, अगर आप नहीं करेंगे या हम जैसे लोग नहीं करेंगे तो उसको कौन करेगा। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जैसा आप करें, लोग याद भी नहीं करते, याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जो वोट बैंक को अब साधने की बात हो रही है कि इस समाज के महापुरुष ये हैं, इनके नाम पे छुट्टी कर दो, इनके नाम पे स्मारक बना दो, है ना। जो आपने कहा कि
लोग सोचते हैं क्या फायदा है। वास्तव में ये जैसे राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा नहीं है। किसकी आप बात कर रहे हो, पुराने समय में 170 साल पुरानी बात है ना। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस मिशन को लेकर शाह आलम जी लगातार चल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, लोग इस बात को समझें, सरकारें इस बात को समझें। और बड़े दुख की बात है कि आप, हम, सरकारें, सभी लोग बहुत उदासीन है इस मामले में कि हम अपने उन नायकों को जिनका एहसान हमें मानना चाहिए, हम उनको भूल रहे हैं। कईयों के नाम हमें नहीं पता है, लेकिन जिनके नाम पता है उनको भी हम भूल रहे हैं। ऐसे शाह आलम जैसे व्यक्तियों को उत्साह, प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो उन छुपे हुए नायकों को और जिनके नाम हम जानते हैं उन नायकों के लिए जो करना चाह रहे हैं, स्मारक, छोटी छोटी मांग है, स्मारक बनाना चाहते हैं, ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, एक यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें तो सरकारों को अपने आप सोचनी चाहिए। इसमें कोई खास बहुत बड़ी मांग नहीं है। हमारे पास एक पत्रक है इनका, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ इस बात को कि इटावा में चंबल शौर्य स्मारक का निर्माण हो। जीता चमार, जंगली मंगली, मारून सिंह लोधी के नाम पर भव्य स्मारक बने, पार्क बने, पुस्तकालय बने, ऑडिटोरियम बने। इन महानायकों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। स्कूल के पाठ्यक्रम में हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, हकीकत ये। चौरा चौरी कांड को हम कांड क्यों बोलते हैं, जबकि वो एक बड़ी घटना थी। काकोरी कांड, काकोरी क्रांतिकारियों के एक उत्साह में आकर उन्होंने चैलेंज दे दिया था कि हम ट्रेन को लूटेंगे। उसको कांड बोलने की जरूरत क्या है, जो अभी बताया उन्होंने, है ना। महानायकों के नाम पर सड़क बनाई जाए, संस्थान बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाए, क्या दिक्कत है इसमें? क्या केवल उन्हीं के नाम पे बनाए जाएंगे जिनसे वोट प्रभावित होते हैं? कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है इनकी, और हम लोग भी इसके दोषी हैं। चंबल गाथा शौर्य की धरती पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, पुस्तकें प्रकाशित हों, कोई गलत बात नहीं। कितनी तो अच्छी मांग है। इसको तो आप लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास पावर है, उनको समझना चाहिए। और जब ये बात आप मांग सुन रहे हो, आपको सिर पीटना चाहिए, लज्जित होना चाहिए कि ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आई। शाह आलम राणा को क्यों इसकी मांग करनी पड़ी? राष्ट्रीय पर्व पर इन वीरों का सम्मान होना भी चाहिए। दिक्कत क्या है इसमें? ये मांग मनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने पसीना बहा रहे हैं, ये समझो हम लोगों के लिए उस शर्म की बात है। उठो, जागो और अपना इतिहास को वापस लाने के लिए लड़ो। ये इन्होंने लिख रखा है, लेकिन कोई लड़ नहीं रहा, अकेले लड़ना पड़ रहा है। और हम लोग कई ऐसे हैं जो इनके साथ इनका स्वागत भी नहीं कर सकते। जब ये हमारे गांव में आए, इनके साथ नहीं खड़े हो सकते। साथ खड़े होने की दूर की बात है, कभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जब भी ऐसे लोग दिखें, शाह आलम राणा जैसे, या हमारे साथ में उनके दो सहयोगी भी आए हुए हैं, ऐसे लोग जब दिखें तो सम्मान के साथ उनके सामने सर झुकाइए और उन्हें आशीर्वाद भी दीजिए, दुआएं दीजिए, जो मदद हो सके वो मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।